नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश गौर ट्रूविज जीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश गौर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों के लिए आज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि एनसीईआरटी लूसेंट से आप लोगों की समक्ष है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का इसमें रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा और एग्ज़ाम जो आपके चल रहे हैं या एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बने रहें हमारे इस वीडियो में। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके समक्ष रखे जाएंगे। तो सबसे पहले संविधान की महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड कर दी हैं। मौलिक अधिकार, उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व जो कि मौलिक अधिकार 1235 तक था और नीति निर्देशक 36 से 51 तक था। तो वहाँ आप वीडियो अपलोड कर दी गई है, उसको देखें आप और अपने जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करें। उसके बाद में देखो 1, 3, 5 और जो आर्टिकल दिख रहे हैं ये मेरे आर्टिकल इससे पहले ये छूट गए थे तो इसमें मैंने जोड़ दिया है उन्हें और इसमें मैं आपको बता भी दूंगा। हालांकि आर्टिकल 36 से 51 तक आपको डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद में 53, 64, 74, 76, 78, 86 और 89 लगभग 8 से 10 आर्टिकल हैं जो कि एक शॉर्ट कम समय में ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको समय भी व्यर्थ ना हो और आपका कंटेंट भी अच्छा मिले। जो भी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो आने वाले हैं या जो चल रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके लिए सभी क्वेश्चंस यही पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें अनुच्छेद 1 है। यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को ये बहुत पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो हम कहेंगे आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा आर्टिकल 1। यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। इसे 2 से 3 बार रिवाइज करें। आर्टिकल 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो आप लोगों की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। आर्टिकल 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। उसके बाद में आर्टिकल 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस समझें आप। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। यदि संसद चाहे तो एक कानून पारित करके नए राज्य बना सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया गया है, वो आर्टिकल 3 ही इसमें मेन रोल अदा करता है। जी दोस्तों, जो भी हमारे देश में नए राज्य बनेंगे वहाँ आर्टिकल 3 के द्वारा ही नए राज्यों का उद्भव होता है, जिसमें कि आर्टिकल 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करता है। आपको देखने के लिए मिला है 2014 में आंध्र प्रदेश से जो एक टुकड़ा बन करके तेलंगाना को नए राज्य के रूप में दिखाया गया है या नया राज्य बनाया गया है, वो आर्टिकल 3 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इसके आर्टिकल 3 के द्वारा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हम उत्तर प्रदेश से हैं और अधिकतर राज्य जो हमारे राज्य में या ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कहूँ, किसी भी प्रदेश में या देश में, हमारे देश में जो सिटी है, जो शहर हैं, उनके नाम जो चेंज किए जाते हैं तो वो आर्टिकल 3 के थ्रू ही नए जो शहरों के नाम हैं वो आर्टिकल 3 के ही द्वारा हम शहरों के नाम चेंज करते हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। तो जितने भी राज्य नए बनते हैं वो आर्टिकल 3 के द्वारा बनाए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको जितनी बार मोस्ट लिखें उतनी बार कम होगा और आप इसे प्रीवियस ईयर में कई टाइम्स देख रहे होंगे। यदि आप कई सालों से तैयारी कर रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आर्टिकल 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो या संविधान के प्रारंभ के समय भारत में रह रहे हों। ये तो आपको डेफिनेशन ही क्लियर कर रहा है कि हमारे यहाँ जो नागरिकता मिलती है, तो एक तो नागरिकता इसमें स्पष्ट कह दिया गया है आर्टिकल 5 में कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था
या जब हमारा देश का जो संविधान लागू हुआ था उस समय हम यहाँ पे निवास कर रहे हों तो हमें क्या है ऑटोमेटिकली क्या है यहाँ के नागरिक होंगे, या हम यहाँ जन्म हमारा भारत में हुआ हो तो हम क्या होंगे भारत के नागरिक होंगे। जैसे हमारे 1947 में जब जन्म हुआ हो हमारे पूर्वजों का और उस समय से हम यहाँ रह रहे हैं 1947 से, तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ भारत के नागरिक हैं। ये हमारा आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 53 आर्टिकल 50 था तो मैंने बता दिया था नीति निर्देश तत्व में। अब आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, इतना बार क्वेश्चन आपको एसएससी तो इतना बार रिपीट करती है इस क्वेश्चन को, पता नहीं उन लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट करती है इस क्वेश्चन को जिसकी मैं काउंट भी नहीं कर पाऊंगा, इतनी बार रिपीट करती है कि आर्टिकल डायरेक्टली पूछा जाता है कि आर्टिकल 53 संबंधित है, आर्टिकल 53 संबंधित है तो संघ की कार्यपालिका जो संबंधित शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, वो आर्टिकल 53 संबंधित है। जो कार्यपालिका की जो संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, आर्टिकल 53 कहता है। उसके बाद में आर्टिकल 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। जो भी उपराष्ट्रपति होता है हमारे देश का वो ऑटोमेटिकली उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी बन जाता है। उसके बाद में आर्टिकल 74 कहता है एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके सीट्स पर प्रधानमंत्री होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके सीट्स पर प्रधानमंत्री रहेगा। आर्टिकल 74 कहता है, जिसमें भी जो मंत्रिपरिषद होती हैं जैसे लोकसभा में प्रधानमंत्री अपने जितने भी मंत्रिपरिषद हैं उनके जो सीट्स पे हैं जो मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो आर्टिकल 74 इसका वर्णन करता है, आप इसे ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 74, विशेष इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये कहूँ एसएससी तो इसे बहुत ज़्यादा रिपीट करता है इस क्वेश्चन को, आर्टिकल 74 संबंधित है तो इसे बार बार मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि आर्टिकल 74 एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके सीट्स पर प्रधानमंत्री रहेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें। उसके बाद में आर्टिकल 76 है, आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में आने वाले के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। क्योंकि आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा निम्न में से महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। और किस आर्टिकल में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, या मैं ये कहूँ किस आर्टिकल में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, तो वो आर्टिकल 76 है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ये दोस्तों, उसके बाद में आर्टिकल 78 है, ये प्रधानमंत्री कर्तव्य हुआ वह देश के प्रशासनिक के विधायी मामलों के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दें यदि वो सूचना की आवश्यक समझे। इसका अर्थ ये है यदि राष्ट्रपति को सूचना आवश्यक समझें तो उनको पास सूचना आ सकती है, तो ये उनका कर्तव्य हुआ प्रधानमंत्री जी का कि वो राष्ट्रपति यदि किसी भी सूचना को आवश्यक समझें तो वो राष्ट्रपति तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 86 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 86 कह रहा है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार है। ये आर्टिकल 86 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को एक पावर है जो संसद को संबोधित करने का अधिकार है या संदेश भेजने का अधिकार है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 86 आर्टिकल 86 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार है। उसके बाद में आर्टिकल 89 कहता है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में वर्णन मिलता है। आर्टिकल 89 में क्या होता है, आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में वर्णन मिलता है। ये जो 8 से 10 आर्टिकल्स आपके समक्ष रखे हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप लोगों को यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।